Hello everyone, myself Prashant Punia and I welcome you to the Beast by Prashant Punia, educational YouTube channel. So this is the lecture 2 of electrostatics. We have finished with the lecture 1. We have finished with the basic what is charge and other properties of the charge. So in this today video we will start with the Coulomb's law. Coulomb's law क्या होता है, Coulomb's law मीडियम में क्या वेरिएशन आता है और Coulomb's law वेक्टर फॉर्म में क्या है. ये Coulomb's law आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम दें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये इसमें आप देख लीजिए जेई का पेपर हो चाहे एम्स, जिपर, नीट, किसी भी एग्ज़ाम पेपर के आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर कई सारी वेराइटीज़ के क्वेश्चन भी आए हुए हैं. मीन्स टाइप बहुत ज़्यादा वेराइटी है इसके ऊपर. तो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन ऑन Coulomb's law, इसकी बहुत सारी जो टाइप हैं वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे Coulomb's law. उससे पहले जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक जो प्रॉपर्टी बताई थी आपको Coulomb's उसमें वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में. तो उसके लिए आपको एक थोड़ी सी और बात मैं बताना चाहूँगा जो रह गई थी. एक्चुअली रही नहीं थी, ये भी मैंने थोड़ा और पढ़ा तो ये अच्छी बात लगी मुझे. और ये एक्चुअली एक एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम में पूछी गई थी. तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको क्या ये है इंपॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू द लेक्चर 1. किस पॉइंट से, जो हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, उसके लिए उसमें हमने पढ़ा था कि जो चार्ज की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती अपनी मर्जी की. मतलब अपनी मर्जी से आप कुछ भी वैल्यू बोल दें तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती. जैसे 7/2 आपने बोल दिया चार्ज, वो पॉसिबल नहीं है. 3.5 चार्ज हो जाएगा उसका, 3.5 कूलम, तो वो पॉसिबल नहीं है. वो वैल्यू पॉसिबल है ओनली कौन सी, जो एक इंटीजर वैल्यू है. ठीक है, यानी कि जो यानी कि 3/2 नहीं हो सकती पॉसिबल, या फिर 1/3 क्यू या मतलब 1/3 कूलम पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है. लेकिन अभी हाल की स्टडीज़, मॉडर्न स्टडीज़ में ये पता चला है कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी डिस्कवर हुए हैं, सम पार्टिकल्स हैविंग चार्ज -e/3 और +2e/3 हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड. ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी डिस्कवर हुए हैं. अब ये कैसे हो गए कि -e/3 और 2e/3 कैसे पॉसिबल हो गया. अब तो क्या इससे आपकी क्वांटाइजेशन वाली जो रूल था वो गलत नहीं हो गया, क्योंकि उसमें तो हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल वैल्यू एक तरीके से नहीं पॉसिबल है, जैसे 1/3. तो इसलिए तो पॉइंट्स में आएगा, ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, पर ये पार्टिकल मिला, तो क्या वो गलत हो गया? नहीं. मैं बताता हूँ आपको. वो जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल हैं, इनकी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है. मतलब ये अकेले नहीं मिलेंगे कि आपको एक -e/3 अकेला मिल गया, नहीं. वो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. और जब हम पूरे ग्रुप का जो ग्रुप है इनका, अगर वो आइसोलेटेड है, मींस वो एक एग्जिस्टेंस, उसकी फ्री एग्जिस्टेंस है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो एक्चुअली इंटीजर वैल्यू ही आती है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बट देयर इज़ नो फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क. -e/3 को डाउन क्वार्क कहा गया, +2e/3 को अप क्वार्क कहा गया, और इनका कोई भी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है अपने आप में. ये क्या होते हैं, ये ग्रुप में मिलते हैं, जिसकी वजह से इन पर टोटल चार्ज एक इंटीजर वैल्यू जितना ही आता है. और इसकी वजह से जो क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज की प्रॉपर्टी है वो फेल नहीं हुई, वो अभी भी बिल्कुल सही है. तो ये हमने पढ़ा. तो अब हम पढ़ने वाले हैं, अपने शुरू करते हैं अपने टॉपिक Coulomb's लॉ से. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो इसके अंदर Coulomb's लॉ क्या बताती है और Coulomb's लॉ का क्या वेरिएशन होता है मीडियम के साथ, ये हम पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली जो Coulomb's लॉ है वो बताता है कि जो हम 2 पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, और हम ये भी कहते हैं टू चार्जेस अट्रैक्ट टू रिपेल, की सेम चार्जेस रिपेल करते हैं. वो रिपेल करते हैं तो वो जो उनके बीच में क्या फोर्स है, किस फोर्स से वो रिपेल करते हैं, या फिर जो अट्रैक्ट करते हैं वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ये सब Coulomb's लॉ में हम पढ़ेंगे. ठीक है, Coulomb's लॉ. ठीक है, देखिए Coulomb's लॉ क्या कहता है, मैं पहले आपको थोड़ा समझा दूं.
कूलम्स लॉ ये कहता है कि दो कोई भी चार्जेस अगर आपके रेस्ट में रखे हैं, ये पूरा चैप्टर ही उसी का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि जो चार्ज हैं वो रेस्ट में रखे हैं, तो वो ये कहना चाहता है कि उन पर जो फोर्स लगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। और फर्दर हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि क्या मीडियम की वजह से इस फोर्स पर फ़र्क पड़ता है। मतलब क्या हुआ, इसने एक्चुअली कूलम्स लॉ ने एक हमें फॉर्मूला दे दिया जिससे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे आगे चलकर, कि जो दो पॉइंट चार्जेस थे वो उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगी, उसकी क्या वैल्यू है, उस चीज़ के बारे में इन्होंने इसमें बताया। क्या कूलम्स लॉ में क्या है, ठीक है, दिस लॉ टेल्स दैट force of interaction इंट्रैक्शन मतलब या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है, रिपल्शन बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, और उन्होंने इस बात के लिए दो स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट क्या दी, फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, जो कि कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। देखिए क्या कह रही है स्टेटमेंट पहली, कोई भी चार्ज, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक चार्ज की ही बात करते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू मान लीजिए, तो ये जाहिर सी बात है सेम चार्जेस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, बिल्कुल सही बात। इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो उसको मैंने नाम लिख दिया आर, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो अब वो कहते हैं ये जो अगर ये रिपेल करेंगे, ये उसको उधर को पुश करेगा और ये इसको इधर को पुश करेगा, तो जो फोर्स होगी आप वो फोर्स के लिए इन्होंने कूलम्स लॉ ने वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो वाली चीज़ इन्होंने बताई है। क्या पहले रूल में इन्होंने क्या बताया, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट मतलब उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर चार्ज को हम बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड, अगर यहाँ 5 कूलम और 5 कूलम की अगर हम चार्ज ले रहे हैं तो जो फोर्स होगी जितनी वो फोर्स होगी, और अगर हम 10 कूलम और 10 कूलम का चार्ज ले रहे हैं तो 10 कूलम वाले ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेंगे, वो होता है मैग्नीट्यूड। तो जितना ज़्यादा आप चार्ज लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी फोर्स की वैल्यू होगी। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, ये कूलम्स लॉ की ही स्टेटमेंट है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो फोर्स होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वो था डायरेक्टली मतलब एक बढ़ाया तो उसके सामने वाली चीज़ भी बढ़ेगी, ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ा। और इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस जो फोर्स होगी, तो इन्होंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को लिखते हैं ऐसे, यानी कि जो उनके बीच में डिस्टेंस थी वो आर थी, और हमने वहाँ पे लिखा भी है। और ये इन्होंने दूसरी स्टेटमेंट में कहा कि अगर आप इनको दूर ले जाओगे, इस आर को अगर आप बढ़ा दोगे, मतलब इनको दूर ले जाओगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो होगी वो आपकी घट जाएगी। इसको बढ़ाने पर ये चीज़ घटेगी क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये इन्वर्सली और डायरेक्टली का आप कॉन्सेप्ट समझें। तो इन्होंने इस चीज़ को इन दो स्टेटमेंट्स को बताया। ठीक है, मैं अब इसके बाद इसको इरेज कर रहा हूँ,
वैसे ये इसको यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्या ये है प्लस क्यू, ये भी इधर प्लस क्यू लिख दीजिए, और इनके बीच में डिस्टेंस को हमने r लिख दिया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखें। देखिए हमने 2 इक्वेशंस लिख दी, सॉरी ये 2 है, ये इक्वेशन है 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चला हमें, और जो दूसरा है वो r²। तो ये हमारा फॉर्मूला आया, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं छोड़ा जाएगा। इस प्रोपोर्शनल, जब भी ध्यान रखिए, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा, आप चाहे ग्रेविटेशन में पढ़ें या आप किसी भी चैप्टर में पढ़ें, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 ये आपने सेम ही लिख दिया। ये आपका होता है फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है इसको कहते हैं के भी कह देते हैं इसे। ठीक है, लेकिन अब ये क्या एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये एप्सिलॉन नॉट मैं कह रहा हूँ, जो ये है एप्सिलॉन नॉट, मतलब स्पेलिंग EPSILON, एप्सिलॉन NAUGHT, एप्सिलॉन नॉट। आप पहली बार पढ़ रहे होंगे जो 12th में आए हैं, कंपटीशन वाले बच्चे इसको जानते होंगे क्योंकि वो 12th कर आए हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, अब देखिए, इट इज इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, कह लीजिए वैक्यूम में या एयर में। इट इज इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, वैक्यूम एंड एयर। देखिए इलेक्ट्रिकल, देखिए मैं अब आपको समझाना चाहूँगा क्या है। एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि जो फोर्स है वो मीडियम में पर डिपेंड करेगी। पहली तो बात ये आपको समझिए, मीडियम पर डिपेंड करेगी, कैसे, वो सभी बातें आएंगी। इट इज़ इलेक्ट्रिकल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होंगे आगे चलकर, जो फोर्स होगी, जो फोर्स इन 2 चार्जेस के बीच में है, वो जो फोर्स है कि ये जो मीडियम है। अगर यहाँ पर अभी नोड लगा हुआ है तो एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं कि जो मीडियम है वो कितनी परमिशन दे रहा है, कितनी परमिशन, या फिर अपने अंदर से कितना वो पास होने दे रहा है, उस चीज़ की वैल्यू होती है। और या फिर आप एक और इसके लिए स्टेटमेंट होती है क्या, कैपेसिटी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी, मीडियम की कैपेसिटी कि वो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने दे रहा है, वो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। आप ये समझिए मीडियम से क्या मतलब हो रहा है। अगर मान लीजिए आप एयर में हैं, आपसे मैं कहूँ इस रूम में इधर से आप उधर जाइए तो आप आराम से चले जाएंगे। अगर यही बात मैं कहूँ आपको इस कमरे में पानी भर दूँ और आपसे अब कहूँ कि आप इधर से इधर जाइए, पहले इस कमरे में मीडियम था एयर, अब इस कमरे में मीडियम है वाटर, तो क्या आप उतनी ही आसानी से इधर से उधर जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे, आपको मुश्किल हो रही है। ऐसे ही मीडियम में आप ये बात समझिए, जब ये 2 चार्जेस हवा में एक दूसरे पर इंटरेक्शन लगा रहे थे, चाहे वो रिपल्शन हो और चाहे अट्रैक्शन हो, तो जो फोर्स की वैल्यू थी, और अब अगर इन चार्जेस को ही मैंने पानी में ले जाकर डुबो दिया तो अब फोर्स की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। तो जो फोर्स की वो वैल्यू होगी वो सब इसी एप्सिलॉन नॉट की वजह, मतलब एप्सिलॉन नॉट पर ही डिपेंड करेगी। क्यों? और दूसरे मीडियम में इसको क्या कहेंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट ER कह देते हैं, और इसकी यहाँ पे ER और आ जाता है, और इसको E कहते हैं। वो सब मैं आपको मैंने नीचे हेडिंग लिखी थी, क्या, कूलम्ब्स लॉ इन
अदर मीडियम, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। आप फिलहाल इसको याद रखिए, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और अपॉन आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसका स्क्वायर भी करना होगा। हमने प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट को हम के भी कह देते हैं डायरेक्टली। जब हम थोड़ा सा स्पीड से कैलकुलेशन करेंगे आगे चलकर, के भी लिख देते हैं इसको, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू बार बार नहीं लिखी जाएगी। तो और हम इसको क्या लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली पूरी वैल्यू ये तो कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू भी आपको बता देता हूँ। ई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होती है। वहाँ मुझसे गलती से यूनिट आगे लिखी गई ठीक है है। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 9। हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डाल दिया। Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है, इसको मैं इधर लाऊंगा, फोर्स को नीचे लाऊंगा, तो और ये कांस्टेंट है, इसको चाहे हटा भी दो, क्योंकि कांस्टेंट की तो कोई यूनिट होती नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट जो है 1/f Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और Q1 Q2 की क्या यूनिट थी? कूलम। कूलम है तो, और दोनों की कूलम्बिस की भी, कूलम्बिस की भी। यहाँ पर यूनिट की बात हो रही है, मैंने तो मैग्नीट्यूड की बात नहीं की। तो ये, और फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और रेडियस की क्या, यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। और स्क्वायर है तो ये भी इसका स्क्वायर। तो ये हुई इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, क्या? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। और अब इसके बाद हम पढ़ पाएंगे कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। अब मीडियम में क्या फ़र्क आने वाला है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। हमने इसमें पहली बार पढ़ा कि जो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वो उनके जो फोर्स होती है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो उनके प्रोडक्ट चार्जेस जो होते हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और हमने फिर ये कांस्टेंट हटा, मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो कांस्टेंट लगा दिया, और फिर हमने इनकी वैल्यूज़ को देखा एप्सिलॉन नॉट की। और एप्सिलॉन नॉट क्या है कि वो अपने अंदर से कितनी परमेबिलिटी दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने की। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ही फोर्स आपकी दूसरे चार्ज पर फील होगी। वो सब अभी आगे भी आएगा, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे से आपको समझ। ठीक है, तो अब हम शुरू कर पाएंगे क्या? कूलम्ब्स लॉ इन अदर मीडियम। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ पाएंगे कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। हालांकि जो एक तरीके से डेरिवेशन वगैरह तो नहीं आती है बोर्ड, जो आपका बोर्ड है वेक्टर फॉर्म की, लेकिन कभी कभी आपका प्रूफ आ सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन अनदर मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन अनदर मीडियम। अब मीडियम की वजह से क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, जो हमने जर्नली एयर लिख दीजिए कि जर्नली हमने जो एयर में पढ़ा वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब मीडियम की बात कर रहे हैं हम। दो चार्जेस प्लस Q रखे थे और इनके बीच में डिस्टेंस था R। यहाँ पर थी मान लीजिए एयर पहले। अब क्या किया मैंने, इसी चीज़, ये मान लीजिए ये एयर थी। अब दूसरा मीडियम लिया मैंने, क्या? ये Q1 है प्लस, वहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत? 1 2, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस माइनस ही, प्लस प्लस ही होगा, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। तो आप देखिए इसे, ठीक है। अब डिस्टेंस इनके बीच में R कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर मीडियम लिया मैंने, कोई भी मीडियम। ठीक है, दोनों अलग अलग कंडीशन हुई। मैंने आपको समझाया था भाई कि आप उतनी ही आसानी से नहीं जा सकते वाटर के अंदर जितनी आसानी से आप एयर के अंदर चले गए। तो इसी तरह फोर्स भी नहीं लग पाती। या फिर आपसे कहूँ मैं कि किसी को घुसा मारिए, तो आप जितनी फोर्स से एयर में घुसा मार सकते हैं, क्या आप उतनी फोर्स से पानी में भी घुसा मार सकते हैं? नहीं, आपकी फोर्स कम हो जाएगी, इतनी जोर से लगेगा ही नहीं। वो हमने भी किया है, आपने भी किया होगा। तो देखते हैं, ठीक है, मीडियम में बात करते हैं। आप सभी ने ऐसा ज़रूर किया होगा। अब मीडियम में क्या होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2/R²। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है मीडियम में, क्या? ER। ER क्या होता है? रिलेटिव, इट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी। इसको क्या लिख सकते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख दीजिए। इसको एक और क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक परमेबिलिटी भी लिख सकते हैं। ये तीनों इसी के ही नाम है। एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि आप पानी के अंदर उतनी जोर से फोर्स नहीं लगा पाएंगे, उतनी तेज़ी से मुक्का घुसा नहीं मार पाएंगे। तो आपने ये देखा कि जो F मीडियम है, ये फॉर्मूला बना आपका मीडियम में। आपने ये देखा होगा कि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि F जो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ER, ये आपको दिख रहा होगा। और आपने ये भी देखा होगा ये मीडियम में, और आपने ये भी देखा होगा ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ तो ऊपर के जैसी ही है, यानी कि एयर वाली फोर्स के जैसी ही है, और ये एक्स्ट्रा है नीचे। तो इस वाली चीज़ को जो ये है, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या? F एयर। किसी को कोई दिक्कत? ये एयर में यही तो वैल्यू है, बट ये नीचे एक्स्ट्रा चीज़ बची, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर ER। तो आपका ये भी रिलेशन है। एक्चुअली ये ER जो है, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने वहाँ पर आपको लिखकर बताया था E = ε0 × ER। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब एयर थी, ER की अपनी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। देखिए, ER की जो वैल्यू है वो 1 होती है, किसमें? एयर के केस में। ER की वैल्यू 81 होती है वाटर के केस में। ये आपसे वैल्यू नहीं पूछेगा, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। और इन्फिनिटी होती है मेटल के केस में। मेटल के केस में फिर लिख देता हूँ, ER 1 है एयर के केस में, दिख नहीं रही है वहाँ पर। 81 है वाटर के केस में, और इन्फिनिटी है आपकी मेटल के केस में। ठीक है, तो अगर मीडियम वाटर है तो जो फोर्स एयर में लग रही होगी अपॉन 81 हो जाएगा, यानी कि एयर में आप जो फोर्स लग रही थी वो 81 टाइम्स कम है। बिल्कुल आपके बात समझ आई? ठीक है, अब देखिए, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है E = ε0 × ε0R, ये क्या है? ये है रिलेटिव परमेबिलिटी इन मीडियम। ये क्या है? परमेबिलिटी इन एयर। ये क्या है? परमेबिलिटी इन एनी मीडियम। समझ आया? ये है इलेक्ट्रिक किसी भी मीडियम में, ये है परमेबिलिटी आपकी एयर में, और ये है रिलेटिव परमेबिलिटी इन मीडियम में। इसमें क्या है? देखिए, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, उस साइड का मिटा देता हूँ। ये एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = 1/4π ε Q1 Q2/R²। एक्चुअली तो फॉर्मूला ये है, मतलब कैसे? क्योंकि इस E को हम लिख सकते हैं E ε0 × ER, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो ε0 है, ये ER के साथ जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसे E लिखते हैं। तो अगर हम एयर में फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4π ε0 Q1 Q2/R²। एक्चुअली ये क्या हुआ? ये यही तो हुआ, ε0 और एयर की जो वैल्यू है 1, तो E जो यहाँ पे है इसकी जगह हमने ε0 × 1 रख दिया, तो जिसकी वजह से फोर्स का ये वाला फॉर्मूला आता है। और ऐसे ही मीडियम, जैसे कि अगर आप वाटर की बात कर लें तो वाटर के अंदर 1/4π ε0, और यहाँ पर E होता है तो ε0 ER लिख सकते हैं, और ER की वैल्यू वाटर के लिए होती है 81 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से वाटर का फॉर्मूला आता है, लेकिन जनरली हम यही यूज़ करते हैं क्योंकि एयर में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और अगर आपसे किसी मीडियम में पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पर ई आर और लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये वो मीडियम का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला ई जो होता है ये एप्सिलॉन नोड ई आर होता है, और अगर आप इसे एयर में पूछे तो आप ये यूज़ कर लें डायरेक्टली, आप इसे ऐसे ही याद रखें, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड ई आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको मीडियम के लिए इस तरीके से याद रखें। ठीक है, और आपको एक बात बताना मैं चाहूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और जो ये एप्सिलॉन नोड होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें 4 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू ये आती है क्या, के को ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड लिखते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 मेरे से पिछली उसमें मतलब जो जहाँ पे पहले लिखी थी वो 10 की पावर -9 लिखी गई थी। खैर मैं उसे एडिट कर वीडियो एडिटिंग में सही कर दूँगा, एक्चुअल वैल्यू ये है, ये सही वैल्यू है। ठीक है, वो गलती से मेरे से लिखी गई थी यहाँ पे, क्योंकि 9 है तो उसके चक्कर में गलती से लिखी गई थी। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ लिया कूलम्स लॉ क्या होता है, और कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में क्या मींस वेक्टर फॉर्म में नहीं, मीडियम में क्या मॉडिफिकेशन है। तो आप इसे नोट करें और हम फिर इरेज मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या साइड हो जा रहा हूँ, आप नोट करें इसे, फिर हम शुरू करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए ये एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, प्लस Q1 लिख देता हूँ जिसका नाम है, और प्लस Q2 लिख देता हूँ इसका दूसरे का नाम है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, सबसे पहले आपको वेक्टर इसमें दिख रहा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसके अंदर स्केलर मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों ही होती हैं। लेकिन अब जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था क्या, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म क्या होगी वही तो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है क्या, R। अगर मैं इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाऊँ इस तरीके से, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R21। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना, इसमें एक 1 2 या 2 1 इनकी अलग अलग बात है। क्या है, R21 क्या हो रहा है कि हम गए डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेक्टर की बात चल रही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, Q2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है Q1 से, तो वो हमने रिप्रेजेंट किया है R21। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इधर से चलते हुए इधर इसके पास आ रहे हैं, तो ये जो इस वेक्टर को हमने डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया R12। क्या मतलब, R12 मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1 फ्रॉम Q2 कि जो Q1 का वेक्टर है वो Q2 से कितनी दूर है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो R21 क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 चार्ज फ्रॉम Q1। ऐसे ही R12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1 चार्ज फ्रॉम Q2। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, किसी को ये तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम की R12 और इसके ऊपर ऐसे एरो दिखाया हुआ है तो ये इसकी डायरेक्शन इधर को है, ऐसा नहीं होता। चाहे वेक्टर
कैसा भी हो डायरेक्शन, इधर हो कैसी भी डायरेक्शन हो, उसको रिप्रेजेंट इसी डायरेक्शन इसी वे से किया जाता है। उसके ऊपर इधर को ही एरो आएगा। ये 11th में बच्चे बहुत करते हैं गलतियाँ कि सर इधर को है तो इधर को ही जाना चाहिए, ये तो इधर को जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब एक बात देखिए, जो ये Q1 चार्ज ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो ये जो Q1 चार्ज है इस Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, रिपेल उसको दूर धकेलना चाहेगा दूर, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं F21 ये अभी इस्तेमाल होगी फॉर्मूले में, मैं इसलिए लिख रहा हूं इन टर्म्स को, क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज की वजह से सेकंड वाले चार्ज पर कितनी फोर्स लगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, ये जो टीचर्स हैं इसको क्या करते हैं, कोई 1 2 लिखवाता है, कोई 2 1 लिखवाता है, बात है उसको बोलने के तरीके में डिफरेंस होता है। मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ इसमें आप देखिए कितनी आसानी आपको होने वाली है और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इसी तरीके से ये वाला चार्ज इसको भी इधर फेंक रहा होगा क्योंकि इनके बीच में हो रहा है क्या, रिपल्शन, ठीक है। F12 ये इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं भी, ठीक है। देखिए अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना तो हमें पहले पता है। और इस वेक्टोरियल जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय इसको कर देंगे हम 2 1 और इसका कैप। ये कैप क्या है और ये क्यों किया ये भी मैं बताऊंगा। ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पे भी 2 1 लिखा है मैंने, यहाँ पर भी 2 1 लिखा है मैंने। आप अगर किसी बुक में देखें या किसी और टीचर के नोट्स देखें, मैंने ही कहता किसी के भी देख लीजिए, तो मे भी हो सकता है कि ये 1 2 यहाँ पर 2 1 हो, यहाँ पर 1 2 हो। बात वो भी ठीक है, बात ये भी ठीक है, बात है सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम। R21 हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, वो R12 किस तरीके से उसको पढ़ा जा रहा है, बस इस चीज़ का डिफरेंस है और कुछ नहीं। बस मैंने इसलिए ये आपको दोनों सेम लिखवाए हैं ताकि आपको याद रहे कि दोनों में 2 1 है तो यहाँ पे भी 2 1 है, इसलिए मैंने आपको ये एक जैसे लिखवाए हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कैप, देखिए ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब हम इसे वेक्टर में पढ़ते हैं। यूनिट का मतलब 1। यूनिट वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, उसका कारण है क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन जो डायरेक्शन वो स्पेसिफाई कर देता है। मतलब ये जो पार्ट हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड है, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 1, और मैग्नीट्यूड में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड बदल तो जाएगा नहीं, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये डायरेक्शन भी हमें स्पेसिफाई कर देगा कि इस वाले चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन इधर को लग रही है, इसलिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर देख लीजिए, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है बस। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है या फिर इसे कह लीजिए और डायरेक्शनल वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर ठीक है, इसे होता है हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 बट यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कोई भी यूनिट वेक्टर मैं कह रहा हूँ ए, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए के ऊपर कैप, उसके ऊपर कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और इसको अगर हम मतलब इसके आगे की फॉर्म देखें तो वेक्टर, ये है वेक्टर और उस वेक्टर का कितना है मैग्नीट्यूड, और इसको सिंपली ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब उस फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको अब उसी फॉर्मूले की मदद से लिखूं, ऊपर क्या है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ऊपर आता है एक वेक्टर अपॉन ए, तो ये हुआ R21 का वेक्टर, कैप से वेक्टर, और नीचे क्या हो गया R, जैसे उसमें ए है नीचे, तो इसको क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, ये R इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये हो गया R21 ये, और ये हो गई आपका F21। इस तरीके से ये है आपकी इस वाले चार्ज पर किस तरफ को फोर्स लग रही है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म में आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ पहला, दूसरी फॉर्म, दूसरा कह दीजिए इक्वेशन 1 तो वो थी, फर्स्ट इक्वेशन ये है सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम सिमिलरली 1 2 पर भी निकाल सकते हैं। कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन, Q1 Q2 बाई आर क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 1 2। किसी को कोई दिक्कत इसी तरीके से, तो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। मैं इक्वेशन क्यों बनवा रहा हूँ, इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि प्रूफ करिए, क्या प्रूफ ये करिए कि जो फोर्स 1 2 है वो इजिकल्स टू -2 1 है, ये सब आ जाता है क्वेश्चन। देखिए एक और बात बताइए, देख समझिए आप, क्या अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो डायरेक्शन इधर की तरफ है हमारी मूवमेंट की, ठीक है, फिर मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, डायरेक्शन इधर की तरफ है हमारी आने की। इस कहने की बात ये है डिस्टेंस तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये R21 माइनस R12, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन ये माइनस इसलिए आया है कि ये डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। इसको मैं 4 इक्वेशन कह रहा हूँ, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ R21 इजिकल्स टू माइनस R12 का वेक्टर, और क्या एक कैप, एक वेक्टर और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 चीज़ें आप याद रखेंगे डायरेक्ट। ये दो हैं आपकी फोर्स की कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म दोनों के लिए, लेकिन मैं आपको एक वो कराने वाला हूँ, क्या क्वेश्चन आ जाता है। देखिए एक और बात ध्यान रखिए आप कि जरूरी नहीं कि R21 और माइनस R12 के सामने आ सकता है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं R12 इज इक्वल्स टू माइनस R21, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी इसे मिटा दूँ, मेनली बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन, क्या कंपटीशन वाले में तो काफ़ी टफ चलेगा, इसमें बात काफ़ी भी नहीं, यहाँ पर इस बोर्ड लेवल से तो अच्छा ही पे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा चलते हैं। क्या क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रूफ करें, क्या करें प्रूफ कि F21 माइनस F12 है, इसको प्रूफ कर दिखाएं, ठीक है। तो बहुत आसान है, क्या F21 का हम लिखेंगे क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने कहा था सेम, इसीलिए मैंने आपको सेम लिखवाई है चीज़ें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R21 वेक्टर अपॉन नीचे क्या R क्यूब, ये R आ जाता है, यहाँ R स्क्वायर होता है तो मिलकर R क्यूब, तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब, क्या R21 का वेक्टर, किसी को कोई दिक्कत, F21 का वेक्टर, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या R21 की जगह क्या मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब, क्या मैं यहाँ पर R21 की जगह माइनस R12 नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हैं, कैसे, हमने अभी पढ़ा था R21 इक्वल टू होता है माइनस R12 के, ये हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने माइनस भी यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये क्या है F21, तो
अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा अगर इस माइनस को छोड़कर ये वाला हिस्सा, क्या ये F21 के इक्वल नहीं, क्या F12 के, सॉरी, देखिए आप F12 1/4 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, फिर क्या है R12 1/4 Q1 Q2 R क्यूब, R12 सिर्फ माइनस का डिफरेंस है और ये किसके जैसा है, F12 के जैसा है बिल्कुल। तो इसको क्या मैं F21 माइनस का साइन और इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मैं F12 नहीं लिख सकता, वेक्टर का साइन। तो इस तरीके से ये हो गया प्रूफ। तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको मैंने एक्सप्रेशन लिखवाए, इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने आपको आसान बनाने के लिए ये दोनों एक जैसे लिखवाए। आपको थोड़ा सा अलग भी मिल सकता है बुक्स में, R12 या R21, वो सब अपनी मीन्स उसका सिग्निफिकेंस अलग लिखवाया होगा उन्होंने R12। हमने तो जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से हमारा ठीक है, और वैसे कोई इसे काट नहीं सकता अगर आप इसकी ये एक्सप्रेशन लिख दें, और हमने फिर वहाँ पर देखा प्रूफ, ठीक है। तो अब हम इसके बाद कर पाएंगे हमारे कूलम्स लॉ हुआ कंप्लीट, मीन्स क्या होता है कूलम्स लॉ, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे मीडियम में वेरी कर जाता है इसका फॉर्मूला, कैसे फ़र्क पड़ता है मीडियम में, कहाँ पर चेंज आता है वेरी फॉर्मूले के अंदर, और फिर हमने पढ़ लिया कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो इस तरीके से ख़त्म हुआ। अब हम प्रोसीड कर सकते हैं इनके टाइप्स, कूलम्स लॉ के टाइप आसानी से, मीन्स टाइप वाइज, टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन, टाइप 2, ताकि हमारा एक कंपटीशन लेवल का भी कंप्लीट हो, और बोर्ड लेवल में तो मेनली डेरिवेशंस आ भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, आ भी सकता है, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, और हम इसके अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। आप नोट कीजिए, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ।